नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप भारत में संवैधानिक चर्चाओं की बात करें या कॉन्स्टिट्यूशनल विवाद जो होते हैं, संवैधानिक जो संकट आते हैं, उनकी बात करें तो उनमें एक ऐसा विवाद, एक ऐसा संकट है जो पिछले कुछ वर्षों से आप देखेंगे कि बार बार आता जा रहा है। वो है कि जजों की नियुक्ति कैसे की जाए। भारत में, जैसा कि आप जानते हैं, अभी जजों की नियुक्ति के लिए एक कोलिजियम सिस्टम है और उस कोलिजियम सिस्टम की बहुत ज्यादा आलोचना होती है। इस कोलिजियम सिस्टम में जजेस जो होते हैं वही आपस में बैठ के जजों को चुनते हैं और इनकी प्रक्रिया क्या होती है, ये किस आधार पे चुनते हैं, क्या इसमें कोई और संस्था दखल अंदाजी कर सकती है, क्या सरकार इसमें कोई भूमिका अदा कर सकती है या नहीं कर सकती, ये सारे मुद्दे बड़े विवाद में रहते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले जब नरेंद्र मोदी सरकार पहली बार आई थी, तब उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने का एक कानून भी पास किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो आज की इस क्लास में, ये एक क्लास नहीं है, ये एक मेरे ख्याल से 3 क्लासेस का एक सीरीज है, 3 लेक्चर्स का, 3 छोटे छोटे एपिसोड्स की एक सीरीज होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, भारत की न्यायिक नियुक्तियां वो जो है, इसको लेकर पूरा विवाद जो है, इस विवाद को हम जड़ से समझने की कोशिश करेंगे। हम प्रयास ये करेंगे कि ये न्यायिक नियुक्तियों का पूरा झगड़ा क्या है, इस झगड़े को हम समझ पाएं, इस पूरी प्रक्रिया को हम समझ पाएं, ताकि इसको लेकर हमारे दिमाग में किसी प्रकार का कोई संदेह ना रह जाए। हम इसकी शुरुआत शायद भारत के संविधान के लागू होने से करेंगे कि संविधान के लागू होने के समय इस विवाद में क्या क्या मुख्य अंश थे, और उसके बाद इस विवाद का जो एक पीक आया था, एक चरम आया था, जो कि इंदिरा गांधी के समय पर आया था। उस समय इस विवाद के कौन से प्रमुख चरण थे, फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इस विवाद ने किस तरह की शक्ल ली, और आखिरकार जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बनाया गया था, उसमें यह विवाद किस तरह से गया। तो इस पूरी यात्रा को जब हम समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि भाई भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किस तरह से की जानी चाहिए थी, और संविधान इस बारे में क्या सोचता था, और किस तरह से जैसे जैसे समय बदलता है, समय गुजरता है, संवैधानिक व्यवस्थाओं में कैसे कैसे बदलाव होता रहता है। तो ये बड़ी एक्साइटिंग कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी है। आपको कहानी की तरह ही सुनाऊंगा, इसमें कुछ मतलब बड़ी मजेदार कहानी है, तो इसको कहानी की तरह सुनिएगा, लेकिन साथ के साथ इसमें इंडियन पॉलिटी के बहुत सारे डीप कॉन्सेप्ट्स भी हैं। याद रखिएगा, है ये कहानी, लेकिन ये कहानी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाएगी जो आपको बहुत जगह यूज करने हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है। शुरू करने के पहले आपको बताए देता हूं कि भाई अगर आप अपनी तैयारी में अनअकैडमी का प्रयोग करना चाहते हैं, अनअकैडमी की मदद लेना चाहते हैं, तो हिंदी मीडियम में हमारे प्रारंभ और संभव बैच जो हैं 2026 और 27 के लिए वो शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। तुरंत आप उनसे जुड़ सकते हैं। बाइलिंगुअल के लिए मंजिल, आगाज और नींव बैच स्टार्ट हो चुके हैं। 2026, 27, 28 के लिए इंग्लिश में इग्नाइट बैच वी हैव स्टार्टेड विद, दैट इज फॉर 2026। आप जो भी इनमें कोई भी बैच लेना चाहें, आपको कोड लगाना पड़ेगा अतुल जैन, जो कि बेसिकली मेरा नाम है। इसके जरिए आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप किसी भी बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक सही आकार दे सकते हैं। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए और तुरंत जो है आप इससे जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को एक सही दिशा, सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं चर्चा, या फिर एक काम करते हैं, चर्चा को एक नई फाइल पर शुरू करते हैं। हाँ जी, इस चर्चा को हम एक नई फाइल पर शुरू करेंगे तो ताकि हम इसको अच्छे से शुरू करें। देखिए, भारत में या किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, और ये बड़ी भूमिका जो होती है ये क्या होती है, अगर हम देखें कि भारत में न्यायपालिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और न्यायपालिका की भूमिका क्यों बड़ी होती है, क्योंकि न्यायपालिका जो होती है वो आमतौर पर सरकार पर अंकुश लगाती है। ये तो आपने आमतौर पर देखा होगा ना अभी भी, कि सरकार कई बार कुछ फैसले लेती है और न्यायपालिका जो है उन फैसलों को बदल देती है, उन फैसलों पर रोक लगा देती है, उनकी न्यायिक समीक्षा करती है। तो किसी भी संवैधानिक व्यवस्था में, किसी भी प्रकार की सरकार में न्यायपालिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या है कि वो सरकार पर एक तरह का अंकुश लगाने का काम करती है। वो ये सुनिश्चित करती है कि सरकार किसी भी तरह से तानाशाही न हो जाए, सरकार जो अपने कदम उठा रही है, जो काम कर रही है, वो संविधान के अनुकूल हो, संविधान के अनुरूप हो। अब यार कॉमन सेंस की बात है, देखो सोचो, जो भी बॉडी मतलब कोई भी संस्था अगर दूसरी संस्था पे अंकुश लगाने की कोशिश करेगी तो यार थोड़ा सा तो नाराजगी दोनों में आपस में रहेगी या नहीं रहेगी। ऐसे बहुत कॉर्डियल, बड़े मधुर संबंध तो नहीं रहेंगे, थोड़ा बहुत तो फ्रिक्शन, थोड़ा बहुत तो जो तनाव है वो दोनों में बना रहेगा।
भाई अगर मैं यार है ना यार, आपके माता पिता आप पे अनुशासन लगाने की कोशिश करते हैं, तो आपका भी आपके माता पिता से कई बार उसको लेके थोड़ी तनातनी होती है ना, आपको लगता है कि यार मतलब क्यों मेरे पे रोक टोक लगाई जा रही है ना, उतने तो ये बात क्लियर है कि नहीं है। तो ये काम न्यायपालिका का है, और ये बड़ा सॉफ्ट संघर्ष है। मैं मानता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये संघर्ष जो है, ये टेंशन जो है, ये अच्छी टेंशन है, इसमें कोई खराबी नहीं है कि थोड़ा सा एक टेंशन दोनों में बना रहना चाहिए। लेकिन ये टेंशन जो है, इस कारण से अक्सर भारत में सरकारों ने यह प्रयास किया है कि हम जो है किसी ना किसी तरह से न्यायपालिका पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाएं, कि हम किसी ना किसी तरह से न्यायपालिका अगर हमारे कंट्रोल में हो जाए। सोच के देखो, किसी सरकार के लिए भारत में अगर जुडिशरी उनके कंट्रोल में हो जाए, न्यायपालिका कंट्रोल में हो जाए, तब तो यार वो सरकार कुछ भी कर सकती है। मतलब भाई सरकार के कदमों को कौन बदलता है? न्यायपालिका ही बदलती है। तो अगर न्यायपालिका ही कंट्रोल में हो जाए, तब तो लगभग आप ये कह सकते हो कि यार सरकार जो भी चाहे कर सकती है। तो ये आइडिया जो है, ये सरकारों को बड़ा पहले से आ गया। और भाई न्यायपालिका को नियंत्रित करने का एक जो सॉलिड तरीका है, एक बड़ा प्रभावी तरीका है, बड़ा कारगर तरीका है, वो क्या है कि यार आप उनके अधिकार तो कैसे ही कम करोगे, क्यों ना हम ऐसा कर लें कि जो जज नियुक्त किए जा रहे हैं वो जज हमारे टाइप के लोग हों। भाई सरकार ऐसे जजों को नियुक्त कर दे जो हमारे पक्षधर हों, जो हमारी बात को माने, जो हम कहें वही वैसा ही जजमेंट देते रहे। अगर ऐसे लोग जज बन जाएं, तब फिर न्यायपालिका अपने आप सरकार के नियंत्रण में आ गई या नहीं आ गई? तो पूरा विवाद जो है वो इसी बात पर है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे मेंटेन किया जाए। तो भारत का जो संविधान है, देखिए इस बात को समझते हैं कि भारत का जो संविधान है वो क्या करता है। ये पूरा झगड़ा शुरू होता है संविधान में दिए गए एक शब्द से। तो भारत का संविधान अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के लिए और 217 में हाई कोर्ट्स के लिए जजों की नियुक्ति का प्रोसेस बताता है। और यह कहता है कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति मतलब केंद्र सरकार, ऑब्वियसली राष्ट्रपति करेगा। लेकिन जजों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेगा। ओरिजिनल संविधान में यह लिखा हुआ था। वो क्या करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेगा। तो एक जो शब्द संविधान में अंग्रेजी में यूज किया गया था वो था कंसल्टेशन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल अपॉइंट द जजेस आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब बेटा ये कंसल्टेशन का मतलब क्या है? क्या सलाह का मतलब यह है कि मुख्य न्यायाधीश जो कह देगा वो राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, या फिर यह सलाह है राष्ट्रपति माने या इग्नोर कर दे, राष्ट्रपति की मर्जी है? इस बात को लेकर असली विवाद बना रहा कि यार इन दोनों में से कौन सी बात सत्य है। क्या राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, मुख्य न्यायाधीश जो कह देगा वो राष्ट्रपति पे बाइंडिंग है या फिर बाइंडिंग नहीं है, या फिर उसको मानने की कोई जरूरत नहीं है? तो संविधान सभा में बेटा इसको लेकर डिबेट हुई थी। यहां तक कि संविधान सभा में कई सारे लोगों ने यह मांग भी की थी कि आप ये कर दीजिए ना कि मुख्य न्यायाधीश की सहमति से करेगा। अगर आप शब्द ये कर दीजिए कि राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सहमति से करेगा, अगर ऐसा डाल दोगे फिर तो जो मुख्य न्यायाधीश करेगा वो करना बाध्यकारी हो गया। भाई जो भी चीफ जस्टिस कहेगा आपको वही करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने खुद इसका विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक वीटो पावर जैसी मिल जाएगी। फिर तो मुख्य न्यायाधीश जिसको चाहेगा वो जज बनाएगा, जिसको नहीं चाहेगा जज नहीं बनाएगा। तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो मुख्य न्यायाधीश कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हो जाएगा। और डॉक्टर अंबेडकर एक शक्तियों का संतुलन चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि हम इसको सलाह डाल देते हैं और राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश दोनों मिलकर आपस में एक तरीका फिगर आउट कर लेंगे कि भाई ये सलाह कैसे काम करे। तो इस तरह से एक सलाह यानी कि कंसल्टेशन के नाम पर ही इस पूरे मुद्दे को छोड़ दिया गया। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं है? अब भाई इसके बाद क्या प्रक्रिया शुरू हुई? अब देखिए हमारी पहली सरकार जो आई वो जवाहरलाल नेहरू की सरकार आई। जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे वो आदर्शवादी व्यक्ति थे। ठीक है, ये बात हम मानते हैं, आप उनके आलोचक हो या प्रशंसक हो, ये बात स्पष्ट है कि नेहरू लोकतंत्र को बहुत एक ऊंची शक्ति की तरह मानते थे। नेहरू के न्यायपालिका से अपने विवाद थे, नेहरू के भी न्यायपालिका के साथ बहुत संघर्ष थे। खास तौर पे संपत्ति अधिग्रहण को लेकर जो पहला संविधान संशोधन नेहरू लाए थे वो बड़ा विवादों के बाद लाए थे, क्योंकि न्यायपालिका उनकी सरकार के सारे निर्णयों को बदले जा रही थी। नेहरू बहुत नाराज थे न्यायपालिका से, लेकिन उसके बावजूद नेहरू सरकार ने एक ये परंपरा, दो परंपराएं स्थापित कर दी। तो इसमें क्या हुआ,
जो जवाहरलाल नेहरू सरकार थी उसने दो प्रमुख परंपराएं स्थापित कर दी। और याद रखिए ये कोई कानून नहीं है, परंपराएं हैं कि भाई हम ऐसा ही करते हैं। दो परंपराएं क्या स्थापित कर दी कि चीफ जस्टिस जो सूची देते थे सरकार उसको मान लेती थी कि भाई न्यायाधीशों की नियुक्ति में, हालांकि संविधान क्या कहता है, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस की सलाह से नियुक्ति करेगा, पर नेहरू ने परंपरा यह कर दी सर आपका डिपार्टमेंट है, आप बता दीजिए किसको बनाना है, हम बना देंगे। तो एक तरह से यह कर दिया उन्होंने कि सरकार जो है वो चीफ जस्टिस की सलाह मानेगी। एक परंपरा तो नेहरू ने यह डाली, और दूसरी परंपरा नेहरू ने यह डाली कि सबसे वरिष्ठ जो जज है वही चीफ जस्टिस बनेगा। सबसे वरिष्ठ जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, वही भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। तो इसको लेकर प्रक्रिया स्पष्ट नहीं थी, सरकार के पास शक्ति थी, वो किसी को भी बना सकती थी, पर विवाद से बचने के लिए नेहरू ने यह कर दिया कि भाई हम क्या करेंगे, जो भी सबसे सीनियर जज होगा उसी को हम चीफ जस्टिस बनाएंगे। परंपरा स्थापित कर दी कि जो वर्तमान चीफ जस्टिस है वो अगले चीफ जस्टिस के तौर पे सबसे सीनियर का नाम नॉमिनेट कर देगा, हम भी कोई विचार नहीं करेंगे, जो सबसे सीनियर आदमी होगा उसको हम चीफ जस्टिस बना देंगे ताकि कोई विवाद ना हो। एकदम सीधा सीधा तरीका जो है ये रहेगा, एकदम सिंपल सी बात ये रहेगी। ठीक है, ये बात स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बात एकदम क्लियर है। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, लेकिन देखो क्या होता है कहीं पर भी, अब क्या था, ये जो था ये था भारत के संविधान की शुरुआत का समय, जब सरकारों के पास भी नई नई शक्ति आई थी, न्यायपालिका के पास भी नई नई शक्ति आई थी। तो जैसे जैसे आप काम करते हो वैसे वैसे टकराव होते जाते हैं। नेहरू जैसे जैसे काम कर रहे थे, उनके निर्णयों को, उनकी सरकार के निर्णयों को, उनकी राज्य सरकारों के निर्णयों को, मतलब कांग्रेस पार्टी की जो राज्य सरकारें थीं उनके निर्णयों को कई बार न्यायपालिका बदल रही थी। तो नेहरू के अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन जो है, एक तनाव जो है वो आ रहा था न्यायपालिका को लेकर कि न्यायपालिका जो है बहुत अड़ंगे डाल रही है हमारे काम करने के तरीके में। और याद रखिएगा ऐसे में नेहरू क्या लेके आए थे, पहला संविधान संशोधन नेहरू सरकार लाई थी, और पहला संविधान संशोधन जो है उसने क्या कर दिया था, पूरी की पूरी संविधान में 9वीं अनुसूची डाल दी थी। संविधान में एक अनुसूची ही डाल दी थी। वो अनुसूची क्या करती है, ऐसे मामले, ऐसे क्षेत्र बना दिए थे जिन पर न्यायिक विचार संभव ही नहीं है। ऐसे यानी कि कई सारे ऐसे मामले जिन पर न्यायिक समीक्षा हो ही नहीं सकती, जिनको न्यायपालिका सुन ही नहीं सकती, ऐसे मामलों के लिए एक पूरा संविधान में हिस्सा बना दिया था नेहरू की सरकार ने। वही नेहरू जो न्यायपालिका को लेकर इतनी सारी परंपराएं बना रहे थे, क्योंकि देखो आदर्शवाद एक अलग चीज होती है और सरकार चलाना एक अलग चीज होती है। लेकिन तब भी नेहरू के समय में ये विवाद उतने नहीं बढ़े, विवाद बढ़े नेहरू की पुत्री के समय में। तो बेटा हुआ क्या, 1967 में भारत में एक गोलकनाथ केस हुआ। ये आप, जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा आगे विस्तार से, तब इन केसेस के बारे में हम लंबी चर्चा करेंगे। तो उस समय भारत में क्या चर्चा चल रही थी कि यार संसद जो है वो संविधान में कितने संशोधन कर सकती है। अब देखिए संसद को यह अधिकार दिया गया है, अगर आप भारत का संविधान देखें तो आर्टिकल 368 में भारत का संविधान ही यह कहता है कि संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन भारत का संविधान यह भी कहता है कि संसद का बनाया गया कोई भी कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता, यह अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। तो ऐसे में क्या हुआ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह थी, एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा यह थी कि क्या संसद जो है वो मूल अधिकारों को बदल सकती है या नहीं। तो गोलकनाथ मामला जो था, गोलकनाथ मामला 1967 में, उसमें यह तय करना था कि क्या संसद मूल अधिकारों को भी बदल सकती है या फिर नहीं बदल सकती। जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं नागरिकों को, क्या संसद उनको बदल सकती है। यह एक सवाल था, यह हर जगह चल रहा था, क्योंकि संसद की सामान्य शक्ति कानून बनाने की होती है और संसद ऐसे कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकार का उल्लंघन करे। तो ऐसे में क्या मूल अधिकारों को बदला जा सकता है या फिर नहीं। तो ऐसे में बेटा गोलकनाथ जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि संसद मूल अधिकारों को नहीं बदल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में संसद के अधिकारों को बहुत ही सीमित कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई संसद जो है वो किसी भी तरह से मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं ला सकती।
1967 आते आते भारत में, जैसा कि हमको पता है, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया था। इंदिरा गांधी नई प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी ने चुनाव कराए थे 67 में, और 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी को एक, जिसको हम कहते हैं, एक बहुत ही कम बहुमत मिला था। एक बड़ी कमजोर सी सरकार बनी थी इंदिरा गांधी की। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी समाजवादी नीतियां लागू करनी शुरू कर दी। यहां पर याद रखिएगा, ये देखिए दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ गोलकनाथ मामला आया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल अधिकारों को नहीं बदल सकती। वहीं भारत की जो नई नई प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जो निजी बैंक होते थे उनको सबको सरकारी घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 1970 आते आते जो पुरानी रियासतें थी, उनके जो राजा हुआ करते थे, उनको जो सरकार की तरफ से भत्ता मिलता था, प्रिवी पर्स कहते थे उसको, इन्होंने प्रिवी पर्स की समाप्ति की घोषणा कर दी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, प्रिवी पर्स की, ये दो निर्णय इंदिरा गांधी ने लिए, जो कि समाजवादी निर्णय आप कह सकते हो कि भाई, तो देखिए देश के इलीट वर्ग जो हैं, जो भाई एक तो आपके बैंकों के मालिक थे और जो आपके पुराने राजा थे, वो अचानक से इंदिरा गांधी से नाराज हो गए और इन दोनों निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। बात फिर से वही थी कि ये दोनों निर्णय जो हैं, ये हमारे जीवन के अधिकार, हमारे संपत्ति के अधिकार, हमारे काम करने के अधिकार को वंचित कर रहे हैं उनसे हमको, तो मूल अधिकारों का उल्लंघन है, ये बोलकर इन दोनों निर्णयों को, इंदिरा गांधी के इन दोनों निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में किया गया चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट ने बेटा क्या किया, इंदिरा गांधी के इन दोनों निर्णयों को, इन दोनों डिसीजंस को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इन दोनों डिसीजंस को रद्द कर दिया। ये दोनों के दोनों डिसीजंस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित कर दिए, और यहां पर इंदिरा गांधी जो हैं वो गुस्से से उबलने लगी। तो जो इंदिरा गांधी का न्यायपालिका के खिलाफ जो स्टैंड रहा, जो उनकी पहचान बन गया एक तरह से एक नेता के तौर पर, वो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से निकल के आता है। और उसके बाद इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो तनाव शुरू हुआ, जो तनातनी शुरू हुई, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। उस पर किताबें लिखी गई हैं, उस पर बहुत कुछ किया गया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले इंदिरा गांधी, भाई वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी मानने वाली थी, लोकतंत्र में बड़ा विश्वास था इंदिरा गांधी का, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने आपातकाल भी लगाया, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि चलो न्यायपालिका ने हमारे डिसीजन बदल लिए, तो अब हम न्यायपालिका से भी बड़ी कोर्ट में जाएंगे अपने डिसीजंस की स्वीकृति के लिए। और एक लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत कौन सी होती है? एक लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत होती है जनता की अदालत। तो क्या हुआ, 1971 आते आते इंदिरा गांधी ने दोबारा चुनाव कराए। इंदिरा गांधी ने चुनाव कराए, और याद रखिएगा उनके पास अभी टाइम बाकी था, कोई उन्हें चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं थी, समय से पहले चुनाव कराए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है जनता का समर्थन चाहिए अपने कामों के लिए। और उसके बाद इंदिरा गांधी जो है वो गरीबी हटाओ के मुद्दे पर, उनका पूरा इलेक्शन कैंपेन भी यही था कि ये देखिए हम जो है धनवानों पर रोक लगा रहे हैं, बैंकों के मालिक हो गए, रियासतों के राजा हो गए, लेकिन कोर्ट हमें काम करने नहीं दे रही है। और पहली बार भारत में किसी चुनाव में ऐसा हुआ कि न्यायपालिका मुद्दा बनी। इस चुनाव के प्रचार में इंदिरा गांधी ने खुल के न्यायपालिका की आलोचना करी। इंदिरा गांधी जो हैं, उन्होंने खुलकर न्यायपालिका की आलोचना करी, और एक कॉन्सेप्ट इंदिरा गांधी ने दिया। यहां पर उन्होंने कहा कि वी वांट कमिटेड जुडिशरी इन इंडिया। इसके बारे में जरा सी बात करेंगे, ये शब्द याद रखिएगा। इंदिरा गांधी ने कहा कि हमको चाहिए कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड जुडिशरी का मतलब क्या है? हिंदी में इसको हम कह सकते हैं प्रतिबद्ध न्यायपालिका। तो इंदिरा गांधी का कहना यह था कि हमको ऐसी न्यायपालिका चाहिए जो देश के विकास का, जो सरकार का विजन है, वही उस न्यायपालिका का भी विजन हो। न्यायपालिका का विजन सरकार के विजन से अलग नहीं होना चाहिए। एक स्वतंत्र देश में यह बहुत आपत्तिजनक बात है। यह एक तरह से यह कहने की कोशिश करती है कि भाई जैसा सरकार कहे न्यायपालिका बस उनकी हां में हां मिलाए। लेकिन सोचिए, इंदिरा गांधी ने यही कहा, ये उन्होंने अपने भाषणों में कहा, अपने वक्तव्यों में कहा, अपने इंटरव्यूज में कहा। और 1971 के इस चुनाव में इंदिरा गांधी बड़ा बहुमत लेकर विजयी रही। उनको बड़ा बहुमत मिला।
इतना बहुमत मिला कि वो आसानी से संविधान में संशोधन कर सकती थी। उनको एक बड़ा बहुमत मिला और जो है वो भाई एक अच्छे बहुमत के साथ, एक प्रचंड बहुमत के साथ, जिसको हम कहते हैं, इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आई और उन्होंने कहा कि अब मैं संसद को उसकी शक्ति वापस दूंगी। संसद से जो संशोधन करने की शक्ति छीन ली गई है, उस शक्ति को हम वापस लाकर संसद को देंगे। ये इंदिरा गांधी ने कही, ये बात कही। और ये बात कहने के लिए इस बात को सिद्ध करने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या किया? 24वां संविधान संशोधन लाया। इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन लाया। बहुत बड़ा संविधान संशोधन था। आप पॉलिटी की किताबों में पढ़ेंगे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, कि एक साथ इतनी चीजें बदल दी गई इसमें आपके संविधान में कि 24वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। लेकिन अगर मैं बेसिक सी बात कहूं तो कुछ जो हमारे लिए यहां पे रेलेवेंट है वो बातें क्या थी कि इंदिरा गांधी ने कहा कि एक तो मूल अधिकारों का संशोधन संभव है। पहली बात इंदिरा गांधी ने यह कही, जो गोलकनाथ का जो निर्णय था उसको इंदिरा गांधी ने इस संशोधन से बदल दिया। उन्होंने कहा कि मूल अधिकारों का संशोधन जो है वो संभव है। और दूसरी बात इंदिरा गांधी ने क्या कही कि कोई भी संविधान संशोधन अगर संसद करती है, किसी भी तरह का संविधान संशोधन अगर किया जाता है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। तो उसकी न्यायिक समीक्षा जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि यह संविधान ने संसद को काम दिया है, इसमें न्यायपालिका की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। तो 24वें संशोधन में ये चीजें इंदिरा गांधी ने लिखी और एक 25वां संशोधन भी इसके साथ में किया था। 25वें संशोधन में वही जो इंदिरा गांधी का समाजवादी एजेंडा था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर भूमि का मुआवजा दिया जा रहा है, अगर भूमि का मुआवजा दिया जा रहा है, सरकार भूमि का मुआवजा दे रही है, तो उसके लिए किसी भी तरह की न्यायिक समीक्षा की का अधिकार नहीं होगा। मान लीजिए सरकार जमीन का मुआवजा दे रही है, जिसको दे रही है वो सहमत नहीं है, तो इसकी भी कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाएगी। न्यायपालिका इसको नहीं सुन पाएगी, इस बारे में कोई बात नहीं कर पाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। साथ के साथ पैरेलली इंदिरा गांधी ने इस पर भी विचार करना शुरू किया कि यार ये कमिटेड जुडिशरी हम कैसे बनाएं। याद है इंदिरा गांधी ने कहा था हमें कमिटेड जुडिशरी चाहिए। तो नेहरू के समय से जो परंपरा बनी थी कि यार न्यायपालिका जिन जजों के नाम की रिकमेंडेशन कर देती थी, सरकार उनको मान लेती थी कि ठीक है यार आपने कहा, हमने मान लिया, बात खत्म। चीफ जस्टिस की प्रक्रिया भी वही चली आ रही थी, जो सबसे सीनियर है उसको चीफ जस्टिस बनाते थे। इंदिरा गांधी के टाइम पे सरकार ने थोड़ा सा मोल भाव शुरू कर दिया। अब जैसे मैं डेटा देख रहा था, तो 1971 से 72 तक करीब 15 महीने में 1971-72 में सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की नियुक्तियां हुई। तो इंदिरा गांधी सरकार ने, और इसके अलावा हाईकोर्ट में भी बहुत सारे जजमेंट देती हैं, हाईकोर्ट में तो कई 100 जजों की नियुक्तियां हुई होंगी। तो इंदिरा गांधी सरकार ने क्या करना शुरू किया कि अगर मान लीजिए जजों ने एक जज का नाम भेजा कि भाई ये इसको आप जज बना दीजिए, तो चीफ जस्टिस की तरफ से एक जज का नाम आया, 2 जजों के नाम आए कि इनको बना दीजिए, तो इंदिरा गांधी की सरकार ये कहने लगी अच्छा इनको हम बना देंगे, पर ये 2 रिकमेंडेशन हमारे भी हैं, आप भी जरा इनको अप्रूव कर दीजिए। तो एक प्रकार का ना एक हाथ दे एक हाथ ले वाली अप्रोच जो है, जिसको हम कहते हैं मोल भाव, तो सरकार ने पहली बार, इंदिरा गांधी की सरकार ने एक प्रकार का मोल भाव, जिसको कहते हैं ना नेगोशिएशन, ये मोल भाव जो है जजों के साथ शुरू कर दिया कि यार थोड़े से जज आप अपने बनवा लो, थोड़े से हम अपने बना देंगे, दोनों मिलके कर लेते हैं यार, है ना, सारे आपके नहीं बनाते। जब अब तक क्या हो रहा था, जो जुडिशरी भेजती थी सरकार अप्रूव करती थी, बात खत्म। अब यहां पर क्या होना शुरू हो गया कि जो जुडिशरी भेजती थी सरकार कहती थी कि ठीक है थोड़े से आपके मान लेते हैं, थोड़े से आप हमारे भी बनवा दो यार। तो थोड़े से जो है, तो थोड़े 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 सरकार की मंशा ये थी, जो कमिटेड जुडिशरी का विजन था कि थोड़े थोड़े जज जो हैं जो सरकार समर्थक जाते रहेंगे, तो धीरे धीरे भारत में कमिटेड जुडिशरी का निर्माण हो जाएगा, एक ऐसी न्यायपालिका बन जाएगी जिसका विजन जो है वो सरकार के विजन से एकदम मिलता होगा, उसके सोचने के तरीके और सरकार के सोचने के तरीके में कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, ऐसा सरकार ने करना शुरू किया, यह पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई। इसी बीच बेटा केरल में एक घटना हो गई। केरल में एक मठ था और उस मठ के जो अध्यक्ष थे, मठ मतलब एक धार्मिक जगह थी, उस मठ के अध्यक्ष थे, एक मतलब मठ के जो प्रमुख होते हैं स्वामी केशवानंद भारती।
तो एक व्यक्ति थे, ये एक साधु थे, स्वामी केशवानंद भारती। तो केरल सरकार ने क्या किया, अपने लैंड रिफॉर्म्स में, अपने भूमि सुधार के कामों में केशवानंद भारती का जो मठ था, उन्होंने उस मठ की जमीन पर कब्जा कर लिया केरल सरकार ने, और उनको जो है पर्याप्त मात्रा में कॉम्पनसेशन जो दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया। तो केशवानंद भारती इस मामले को लेकर केरल हाईकोर्ट गए और बाद में घूम फिर के ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट में बेटा इस मामले में देश के बड़े बड़े जो वकील हैं, नानी पालकीवाला और आपके अनिल दीवान और आपके जो है सीतलवाड़, जो आपके देश के बड़े बड़े वकील इन्वॉल्व हो गए, और यह मामला एक ऐसा मामला बन गया जो आखिरकार ये तय करेगा कि भाई भारत में जो है ये जो आपके मूल अधिकार होते हैं, इन मूल अधिकारों में वास्तव में सरकार कितना परिवर्तन, संसद जो है कितना परिवर्तन कर सकती है। क्योंकि 24वें संशोधन से इंदिरा गांधी ने बहुत ज्यादा शक्ति दे दी थी कि मूल अधिकारों में संसद को जो बदलना है बदल सकती है। तो इस मामले पर दोबारा सुनवाई होनी शुरू हुई और 31 अक्टूबर 1972 से बेटा इस पूरे मामले की सुनवाई होनी शुरू हुई। ठीक है, अब देखिए ये सुनवाई जो है ये भारत के मीडिया में सबसे ज्यादा कवर की जाने वाली सुनवाई है। मतलब 1972-73 का ये समय था और उस समय का मीडिया लगातार रोजाना पूरे पूरे पेज की रिपोर्ट छापता था कि वकीलों में क्या तर्क हो रहे हैं, क्या तर्क वितर्क हो रहे हैं। कहा जाता है कि उस समय के जो हिंदुस्तानी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार थे दिलीप कुमार साहब, वो लगभग रोज कोर्ट जाया करते थे इस मामले को सुनने के लिए, क्योंकि और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते थे, मीडिया बाहर लगा होता था पूरा, क्योंकि सबको पता था कि यह मामला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला होने वाला है। और ऐसे में क्या हुआ सोचिए, 13 जज थे उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में, सभी इस बेंच पे बैठे थे। जस्टिस सीकरी जो थे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। जस्टिस सीकरी जो है वो रिटायर होने वाले थे कुछ दिनों के बाद। जस्टिस सीकरी जो थे वो अपनी सेवानिवृत्ति के बहुत नजदीक थे। कुछ दिनों के बाद जस्टिस सीकरी सेवानिवृत्त होने वाले थे। एक जस्टिस बेग थे, वो अस्पताल में भर्ती थे, वो बीमार थे, उनको वहां से बुलाकर लाया गया कि आप अस्पताल से निकलिए और जजमेंट दीजिए, यहां पे आके आप सुनिए इस मामले को। अब देखिए यहां पर इस बात को समझिए कि आमतौर पर जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होने वाला होता है, जैसे आपने अभी देखा, अभी जैसे हमारे यहां अभी ये 13 तारीख को ये जो है हमारे कौन है आजकल, संजीव खन्ना रिटायर हो जाएंगे। तो संजीव खन्ना के रिटायर होते ही बी आर गवई साहब जो है वो नई जज बन जाएंगे। इनकी घोषणा कब हो गई थी? करीब 1 महीना पहले हो गई थी। तो आमतौर पे क्या होता है, जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होने वाला होता है, अगले चीफ जस्टिस की घोषणा सरकार अक्सर 1-1.5 महीना पहले ही कर देती है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और नया जो चीफ जस्टिस है वो भी अपने काम को सीखना शुरू कर दे वगैरह वगैरह। लेकिन यहां पर जस्टिस सीकरी अब अपने रिटायरमेंट से केवल कुछ दिन दूर थे, लेकिन भारत सरकार ने अगले चीफ जस्टिस की घोषणा ही नहीं करी थी। इंदिरा गांधी सरकार ने चीफ जस्टिस की घोषणा नहीं करी थी। कहीं ना कहीं सबको पता था कि इंदिरा गांधी सरकार क्या कर रही है। इंदिरा गांधी सरकार इंतजार कर रही है केशवानंद भारती जजमेंट का, कि केशवानंद भारती जजमेंट में कौन जो है वो किस तरह का जजमेंट देता है, और अगर सीनियर जज सरकार के विरोध में जजमेंट देंगे तो उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा। यह बात सबको पता थी, वरना कोई कारण नहीं है कि कुछ दिनों के बाद जस्टिस सीकरी रिटायर हो रहे हैं और आपने अभी तक चीफ जस्टिस की घोषणा करी ही नहीं। तो भाई ऐसे में क्या हुआ, आखिरकार 24 अप्रैल 1973 को, जिस दिन सचिन तेंदुलकर का भी जन्म हुआ भारत में, 24 अप्रैल 1973 को इस मामले का निर्णय आया और भारत के इतिहास के सबसे सूक्ष्म बहुमत से, 13 जज थे, 7-6 के बहुमत से उन्होंने क्या कहा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और जो संविधानविद हैं वो ये कहते हैं कि इस जजमेंट से भारत की सुप्रीम कोर्ट दुनिया की सबसे शक्तिशाली कोर्ट बन गई। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने गोलकनाथ जजमेंट को, मतलब माफ कीजिएगा 24वां संविधान संशोधन जो है उसको उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि संसद संशोधन कर सकती है। उन्होंने क्या कहा कि संसद को संशोधन का अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस अधिकार में कोई दिक्कत नहीं है कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है। लेकिन, और एक बहुत बड़ा लेकिन इन लोगों ने यहां पर लगाया, और वो लेकिन क्या था, वो लेकिन ये था कि सरकार जो है, संसद जो है, वो संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। बेसिक स्ट्रक्चर क्या लेकर आए,
बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कि सरकार जो है या संसद जो है वो संविधान की मूल संरचना में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। अब इससे न्यायपालिका कैसे शक्तिशाली हो गई? क्योंकि न्यायपालिका ने यह कहीं भी परिभाषित ही नहीं किया कि मूल संरचना क्या है। मतलब न्यायपालिका ने कहा कि ये कॉमन सेंस है, समय समय पर हम बताते रहेंगे मूल संरचना क्या है। कोई ऐसी लिस्ट नहीं बनाई गई कि ये चीज मूल संरचना में है और ये चीज मूल संरचना में नहीं है। यानी कि एक तरफ से संसद को अधिकार तो दिया गया संशोधन करने का, लेकिन अगर संसद का कोई संशोधन न्यायपालिका को ऐसा लगेगा कि यार ये तो मूल संरचना के खिलाफ जा रहा है, और मूल संरचना क्या है किसी को पता ही नहीं है, तो कभी भी लग सकता है, तो अगर कोई भी संशोधन ऐसा लगेगा तो भाई न्यायपालिका उसको रोक सकती है, उसको बदल सकती है। यह निर्णय जो है ये भाई निश्चित तौर पे, इस निर्णय के बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट बन गई, जो प्रैक्टिकली संसद के दिए गए हर निर्णय को बदल सकती है। यह एक अलग डिबेट है कि क्या इतना अधिकार न्यायपालिका को होना चाहिए, यह एक अलग चर्चा है जो हम इस में भी एपिसोड 3 में करेंगे कि यार क्या हमारी न्यायपालिका के पास कुछ अति शक्ति है। इसके बारे में हम एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस निर्णय को देने के अगले दिन जस्टिस सीकरी हो गए रिटायर। जैसा आपको मैंने बताया कि भाई जस्टिस सीकरी जो है वो रिटायर हो गए, और जस्टिस सीकरी के रिटायर होने के बाद वही हुआ जिसका डर था। अगले 3 जो सीनियर मोस्ट जज थे वो थे जस्टिस शेलहट, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर। लेकिन ये तीनों के तीनों जज जो हैं उन 7 जजों में थे जिन्होंने केशवानंद भारती में सरकार के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया था। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने, बेटा ये पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी सरकार ने इन तीनों को भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया। ये तीनों मुख्य न्यायाधीश बनने की लाइन में थे, और एक जज जो थे एएन रे, जस्टिस एएन रे, जो कि निश्चित तौर पर एक सरकार समर्थक जज माने जाते थे। मतलब एएन रे का तो एकदम क्लियर था, जो सरकार कहती थी एएन रे उसका समर्थन करते थे बिल्कुल हर बात में। तो एएन रे काफी जूनियर भी थे, वो अभी मुख्य न्यायाधीश के कभी बनते भी नहीं अदरवाइज, लेकिन इन तीनों को इग्नोर करके सीधा एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। इसके विरोध में इन तीनों ने त्यागपत्र दे दिया, जस्टिस शेलहट ने, जस्टिस हेगड़े ने, जस्टिस ग्रोवर ने, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अगर एएन रे की बात करें तो चाहे वो आपका बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला हो, चाहे वो प्रिवी पर्स का मामला हो, या फिर केशवानंद भारती मामला हो, तीनों मामलों में एएन रे ने हमेशा सरकार का ही समर्थन किया था। तो यह पहली घटना थी जब जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी जो है वो सीनियरिटी प्रिंसिपल से अलग तरीके से हुई। यह बात भी हमको देखने को मिलती है। बात यहां पर रुकी नहीं, इंदिरा गांधी की मुश्किलें यहां पर खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1971 का जो चुनाव था, जिसको इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से जीती थी, उसमें इंदिरा गांधी के अपने चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा कि इंदिरा गांधी का अपना चुनाव जो था उसमें उन्होंने सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया था, और उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। उन्होंने प्रधानमंत्री गांधी की लोकसभा सदस्यता जो है उन्होंने रद्द कर दी, और उन पर आगे चुनाव लड़ने के लिए कुछ वर्षों का प्रतिबंध भी लगा दिया। तो निश्चित तौर पर अगर आप लोकसभा की सदस्य नहीं रह सकती तो प्रधानमंत्री गांधी को त्यागपत्र देना पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री गांधी उस तरह के नेताओं में से तो थी नहीं जो त्यागपत्र दे देती। तो प्रधानमंत्री गांधी ने कुछ समय बाद क्या किया, उसके कुछ दिनों बाद भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी। उन्होंने भारत में इमरजेंसी लगा दी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी। अब देखिए आपातकाल होता क्या है। आपातकाल में नागरिकों के जो मूल अधिकार होते हैं, नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो निलंबित कर दिए जाते हैं। कि आपके जो आपके पास, आप किसी देश में रहते हैं तो आपको बहुत सारे मूल अधिकारों का संरक्षण मिलता है। ये मूल अधिकार जो हैं कि कहीं पर भी आपातकाल में इनको निलंबित कर दिया जाता है। तो बड़े सरकार ने क्रूर कानून पास किए कि भाई जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है उसको सबको उन पे अलग अलग प्रकार के चार्जेस लगा के जेल में डाल दिया गया। सारे विपक्ष के नेता, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, सबके सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया, और वही सब पे कुछ इस प्रकार के ही आरोप लगाए गए। तो यहां पर एक दूसरा मामला सामने आया। इन सभी नेताओं ने भाई न्यायपालिका की शरण ली।
इन्होंने कहा कि हमें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है भाई। तो अब यहां पर एक और विवाद सामने आया कि अगर सभी मूल अधिकार निलंबित हैं, देखिए दो चीजें यहां पे, दो विवाद सामने आए कि अगर मूल अधिकार निलंबित हैं तो क्या जीवन का अधिकार भी निलंबित है। एक बड़ा सवाल यह आया, अगर मूल अधिकार निलंबित हैं तो आर्टिकल 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है वो भी निलंबित है। मतलब सरकार किसी को जेल में डाल दे, गोली मार दे, आप कुछ नहीं कर सकते फिर तो भाई। मूल अधिकार के आधार पे तो आप चुनौती करते हो। हैबियस कॉर्पस क्या होता है कि आप जो है भाई ये कहते हो कि अगर सरकार ने किसी को गलत तरह से जेल में डाला है तो वो अपनी छूट की मांग कर सकता है कि मेरे को छोड़ो भाई, मुझे क्यों बंद किया हुआ है। या सरकार कल को किसी को मार ही दे, तो अगर मूल अधिकार नहीं है तो क्या जीवन का अधिकार भी नहीं है। पहला सवाल यह था। दूसरा, अनुच्छेद 32 के तहत जो न्यायिक सुरक्षा का, यानी कि एक प्रकार से कानूनी प्रक्रिया का, कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो क्या आपको न्यायिक सुविधा का भी अधिकार है कि नहीं है। क्या आप कोर्ट में जा भी सकते हो कि नहीं जा सकते, या ये वाला अधिकार भी खत्म हो जाता है। तो ये चुनौतियां जो हैं ये एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और बेटा इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का सबसे शर्मनाक निर्णय माना जाता है। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास पर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो ये कहती हैं कि न्यायपालिका सरकार के दबाव में इस कदर झुक गई कि उन्होंने इतना एक गलत निर्णय दिया जिसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मखौल बना के रख दिया। वो ये निर्णय था, उस निर्णय को हम कहते हैं एडीएम जबलपुर मामला। शिवकांत शुक्ला बनाम एडीएम जबलपुर। एडीएम जबलपुर मामला आप नाम याद रखेंगे, काफी है। एडीएम जबलपुर मामला हुआ, यहां पर यही सवाल थे कि क्या ये दोनों अधिकार भी निलंबित हो जाते हैं आपातकाल में। यहां पर बेटा 5 जजों की बेंच थी। देखिए समझिए कि कई बार किसी व्यक्ति का साहस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यहां तक क्या हो गया था, इंदिरा गांधी का जो कमिटेड जुडिशरी था कि हम अपने टाइप के जजों को लाएंगे, धीरे 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 वो काम करना शुरू हो गया था। और 5 जजों की बेंच में बेटा 4-1 के बहुमत से यह निर्णय दिया गया कि हां, आपातकाल में नागरिकों के पास ये सारे अधिकार उपलब्ध नहीं है। यह जजमेंट दिया गया। 4 जज जो हैं उन्होंने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया और कहा कि हां, ये जो है ये नागरिक को जीवन का भी कोई अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का भी कोई अधिकार नहीं है, नागरिक कोर्ट के पास भी नहीं आ सकता, यह कहा गया। 4 जजों ने यह कहा, और सिर्फ एक जज जो आज तक भारत के इतिहास के सबसे शानदार जजों में से एक माने जाते हैं, जस्टिस हंसराज खन्ना, ये जो एक जज जिसने विरोध किया था वो थे जस्टिस हंसराज खन्ना। जस्टिस हंसराज खन्ना ने इस निर्णय का विरोध किया। जस्टिस हंसराज खन्ना भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होने वाले थे सीनियरिटी के हिसाब से, लेकिन अपनी जो बायोग्राफी उन्होंने लिखी उसमें उन्होंने बताया कि वो जब वो ये निर्णय दे रहे थे तो अपने परिवार वालों को बता कर आए थे कि मैं जो निर्णय देने वाला हूं वो उसके बाद मुझे चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा। और जस्टिस खन्ना को बिल्कुल सही लगा। जस्टिस हंसराज खन्ना सबसे सीनियर थे, लेकिन इस निर्णय के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने जस्टिस हंसराज खन्ना की बजाय जस्टिस एमएच बेग को चीफ जस्टिस बना दिया। जस्टिस एमएच बेग जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश बन गए, और निश्चित तौर पर इसके विरोध में जस्टिस खन्ना ने त्यागपत्र दे दिया। जस्टिस खन्ना जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से त्यागपत्र दे दिया। तो यानी कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में दूसरा ऐसा मामला हुआ। पहला हुआ था केशवानंद भारती के बाद, और दूसरा हुआ था एडीएम जबलपुर के बाद। यानी कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ऐसी अब कोई पर्दा नहीं रह गया। यह बात एकदम स्पष्ट हो गई कि अगर जजेस जो हैं वो सरकार के पक्ष में निर्णय देंगे तो भाई उनको मुख्य न्यायाधीश का पद मिलेगा, और अगर वो सरकार के विरोध में निर्णय देंगे तो उनको मुख्य न्यायाधीश का पद नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए इस बात को समझिए कि इतने सारे मुख्य न्यायाधीश हुए जिनका नाम किसी को याद नहीं है, लेकिन जस्टिस हंसराज खन्ना का नाम आज भी सबको याद है। अलग अलग कोर्ट्स में उनकी फोटो लगी होती है, उनके बारे में चर्चा की जाती है। जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं अभी संजीव खन्ना साहब, अब तो खैर भूतपूर्व हो गए वो लगभग, तो भाई जो हमारे ये संजीव खन्ना साहब जो हैं ये जस्टिस हंसराज खन्ना के ही भतीजे हैं, और ये अपने इंटरव्यूज में कई बार कह चुके हैं कि जस्टिस हंसराज खन्ना चूंकि इनके चाचा थे तो उनका काम देखकर, उनके परिवार से ही थे तो उनका काम देखकर, उनके डिसीजंस पढ़कर ही इनको भी जज बनने की प्रेरणा मिली। और जो पद जस्टिस हंसराज खन्ना को उनकी ईमानदारी, उनकी सत्यनिष्ठा के कारण नहीं मिल पाया था, वो आखिरकार उनके परिवार के जस्टिस संजीव खन्ना को मिला।
खैर, बहादुरी की, साहस की, ईमानदारी की और न्याय का साथ देने की एक कीमत जस्टिस हंसराज खन्ना ने चुकाई। लेकिन चलिए, तो यहां तक हुआ। तो ये इंदिरा गांधी का समय था, यहां तक इंदिरा गांधी का समय चला कुछ वर्षों के लिए। फिर मोरारजी देसाई की सरकार आई, हम सभी जानते हैं, ज्यादा चली नहीं, और 1980 का दशक आते आते फिर से इंदिरा गांधी वापस आई। न्यायपालिका और सरकारों और संसद के बीच का संघर्ष यहां पर रुका नहीं, अभी इसमें बहुत सारे नए मोड़ आए। याद रखिएगा, कोलिजियम सिस्टम तो अभी तक आया ही नहीं है, अभी तो इसमें कई सारे मोड़ आने बाकी हैं। पहला फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, आपका ये सब कुछ आना बाकी है, जो हम करेंगे इसके अगले 2 एपिसोड्स में। तो आज इतना ही, यहीं पर रुकते हैं। इसके अगले 2 एपिसोड्स में हम भारत में न्यायपालिका की जो यात्रा है, जजों की नियुक्ति की जो यात्रा है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।